एवरीवन, नमस्कार। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि आप लोग इस प्रेस मीट में आए। मेरा नाम सौरभ है और मैं डायरेक्टर इनोवेशन स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो इसरो स्पेस ट्यूटर है, रिकॉग्नाइज्ड इसरो स्पेस ट्यूटर। और जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो 30 तारीख को इसरो एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम है PSLV-C60। सो उस मिशन के अंदर हमारा जो स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, हमने एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में हम लोग एक सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उसके बारे में भी आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। मेरा नाम राघव शर्मा है। आई एम डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन। तो 30 दिसंबर को इसरो PSLV-C60 मिशन होने वाला है, जिसमें हमारा एक एक्सपेरिमेंट स्पेस में जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोफाइलिंग ऑफ रोलिंग सैटेलाइट। बिकॉज जब भी कोई स्पेस मिशन होता है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है उसका टेम्परेचर -200 से +200 तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो सन के सामने है या धरती के पीछे है। तो जो हमारा ये सैटेलाइट के अंदर जो हमारा एक्सपेरिमेंट रन करेगा, वो जो सैटेलाइट जब रोल करेगा उसका टेम्परेचर को नोट डाउन करेगा, जो कि हम स्पेस एजेंसीज के साथ साझा करेंगे, जो उनको फ्यूचर मिशंस में मदद करेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आने वाले टाइम में भारत भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। तो ये सब चीज़ें आगे वाले फ्यूचर्स में मदद करेंगी, सो डैट कि कोई भी टेम्परेचर की वजह से कोई भी आगे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। जो ये इसरो का मिशन होने वाला है PSLV-C60, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है ये। जैसा राघव ने बताया कि टेम्परेचर का जो हमने ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट है, वो हमारा जो पेलोड है MOITD, उसके अंदर वो जाने वाला है। और ये जो प्योरली जितना भी एक्सपेरिमेंट है, हम लोगों ने खुद इस चीज़ को डेवलप किया है। जो हमारा स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, ये स्टार्टअप हमारा यमुनानगर हरियाणा में है स्टार्टअप। और शायद ये हरियाणा से पहली बार है कि कोई ऐसा स्टार्टअप जो इतने छोटे से शहर से ऐसा एक्सपेरिमेंट इसरो के साथ मिलकर भेज रहा है MOITD प्लेटफॉर्म में। और जो ये पूरा का पूरा MOITD का मतलब है, यहाँ पर आप पीछे भी देखेंगे लिखा हुआ है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन है जो ऑर्बिट में 45 दिन तक रन करेगा। और 45 दिन तक जब ये ऑर्बिट में घूमेगा तो वहाँ से इसके अंदर जो डिफरेंट सेंसर्स हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है, उसका जो डेटा है, वो सारे का सारा जो डेटा होगा वो इसरो के पास आएगा। क्योंकि जो इसके अंदर कम्युनिकेशन मॉड्यूल है वो इसरो का है, तो जितना भी डेटा कलेक्ट होगा वो इसरो के पास आएगा। इसरो उस डेटा को फिर हमें भेजेगा एनालिसिस के लिए कि हमारे सेंसर्स ने ये डेटा को कलेक्ट किया है, आप इसको एनालिसिस कीजिए, इसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और वो डेटा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर धरती पर भी इंपॉर्टेंट है और स्पेस में भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर धरती पर भी ज़्यादा हो जाता है तो भी डिफिकल्टी आ जाती है, स्पेस में भी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं कि अगर हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर एट पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट बहुत हाई हो रहा है या फ्लक्चुएट पर सेकेंड में ऐसे हो रहा है, तो हम अपने फ्यूचर मिशंस में वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम अपने फ्यूचर मिशंस में उसी तरह का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कि जिससे कम से कम नुकसान हो फ्यूचर में स्पेस मिशंस के अंदर। तभी ये एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में एक क्रूशियल हो जाता है एक्सपेरिमेंट। और क्योंकि इसरो आज की डेट में जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस की फील्ड में काम कर रही हैं, उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में है या आपके पास कुछ अच्छा एक नया आइडिया है स्पेस से रिलेटेड। तो इसरो हर फील्ड में स्पेस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी सपोर्ट कर रहा है। और हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हम लोग इसरो के साथ एसोसिएटेड हैं एज इसरो स्पेस ट्यूटर्स। ना केवल हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं, बट हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम एजुकेशन की फील्ड में, जिसको हम स्पेस एजुकेशन बोलते हैं, उसकी फील्ड में भी जो हमारा स्टार्टअप है वो काम कर रहा है। और लगभग 10 साल से हम लोग स्पेस की फील्ड में काम कर रहे हैं और हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले स्पेस डेब्रिस के ऊपर काम कर चुके हैं, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी सराहा था जब हमने काम किया। सर रतन टाटा जी भी उसको अप्रिशिएट कर चुके हैं।
पद्मश्री डॉक्टर वी आदिमूर्ति जी भी अप्रिशिएट कर चुकी हैं उस काम को। और इन सभी से मोटिवेशन लेकर हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का है, प्राइवेट का है, कॉलेज का है, रिसर्चर है, वो अपनी खुद की सैटेलाइट बनाकर भी स्पेस में लॉन्च कर सके। आज से पहले तक हम यही सोचते थे कि एक सैटेलाइट, जब वर्ड आता था तो हम सोचते थे कि सिर्फ साइंटिस्ट ही बना सकते हैं सैटेलाइट। एक बहुत बड़ा वर्ड था कि शायद जो कोई पीएचडी कर रहा है शायद वही सैटेलाइट बना सकता है। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि एक स्कूल का बच्चा, एक 6th क्लास का बच्चा भी सैटेलाइट बनाकर स्पेस में भेज सकता है कि अगर उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। तो वो हमारा एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है। यदि आप देखेंगे एक ये छोटा सा एक प्रोटोटाइप है ये सैटेलाइट का, और ये आप ये कह सकते हैं कि अभी भी मैं चाहूँ तो इसको मैं कम से कम 60 से 70 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर तक भेज सकता हूँ रॉकेट में डालकर एक हीलियम बैलून से। इसकी इतनी पावर है। आप देखेंगे कि मेरे की हाथ इतनी छोटी सी चीज़ है, आप सोचेंगे कि ये छोटी सी डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर इतने सेंसर्स लगे हुए हैं, कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, कोडिंग है कि ये भी आपको लाइव डेटा आपके मोबाइल फ़ोन में देख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी की कितनी पावर है, और वही हम चाहते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी रिसर्चर के पास, साइंटिस्ट के पास, स्टूडेंट के पास कोई आइडिया है, वो माइक्रो ग्रेविटी में भेजना चाहता है, स्पेस में भेजना चाहता है, तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे एज ए इसरो स्पेस ट्यूटर। उनको पूरा गाइड करेंगे कि आप स्क्रैच से हर एक चीज़ को कैसे बना सकते हैं, कैसे सैटेलाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे आप परमिशंस लेके इसको लॉन्च कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, और ऑलरेडी 2019 में हम एक ऐसा लॉन्च कर चुके हैं बच्चों के साथ मिलकर। आपके ट्राई सिटी की दीक्षांत ग्लोबल स्कूल है, उनके बच्चों के साथ हमने मिलकर 2019 में एक नियर स्पेस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया, जो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर तक गया था, और वहाँ से लाइव डेटा हमारे को उस सैटेलाइट ने प्रोवाइड किया था। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, अब हमने उसको बहुत ही सॉर्ट डाउन कर दिया, सिंपल फॉर्म में ले आए कि अब फ्यूचर में कोई भी बच्चा हो वो अपनी चीज़ें बनाएगा, चाहे वो गांव का बच्चा है, वो ट्राइबल्स में है, हर एक बच्चा सैटेलाइट बना के स्पेस में भेज सकता है। और जब हम यहाँ पे सैटेलाइट की बात करते हैं तो डिफरेंट मिशंस होते हैं हमारे पास, और वो डिपेंड करता है, आपके दिमाग में ये भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं। तो सैटेलाइट की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप उस मिशन को कुछ घंटों के लिए स्पेस में भेज रहे हैं, कुछ महीने के लिए भेज रहे हैं, कुछ सालों के लिए भेज रहे हैं। अगर सपोज करो कि आपको एक मिशन है, अगर इसी सैटेलाइट को आपको सपोज 3 से 5 घंटे के लिए स्पेस में भेजना है, तो शायद इसकी कॉस्ट आपको 2 से 5 लाख के बीच में आ जाए। अगर आपको वही चीज़ को सपोज 45 दिन के लिए भेजना है स्पेस में, तो शायद उसकी कॉस्ट 25 से 30 लाख रुपए आ जाए। उसी चीज़ को 1 साल के लिए भेजना है तो वो शायद 1 करोड़ रुपए में बनेगी। क्योंकि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी स्पेस ग्रेड कंपोनेंट होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि जो स्पेस में जाके भी काम कर सके। क्योंकि धरती के ऊपर टेम्परेचर अलग है, वहाँ पर स्पेस में टेम्परेचर अलग है। तो इसीलिए स्पेस मिशन कॉम्बिनेशन ऑफ, हर एक मिशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। चाहे आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोडिंग में, तो स्पेस साइंस एक ऐसी है जो आप सबको यूनाइट करती है एक जगह पर आकर, तो आप एक स्पेस मिशन को कंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था किसी से कि अभी कल परसों ही बच्चों से हमारी बात हो रही थी, तो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि हम स्पेस के अंदर इडली भेज सकते हैं क्या, स्पेस में मशरूम भेजेंगे तो क्या होगा। और ये फैक्ट है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की नीड है। हम इडली क्यों भेजेंगे स्पेस में? अभी आने वाले कुछ टाइम में हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले हैं, तो हमें उनके लिए फूड भी प्रिपेयर करना है, हमें उनके लिए खाना भी देना है। अगर वो 1 साल के लिए 6 महीने के लिए स्पेस में जाएंगे तो वो क्या खाएंगे वहाँ पर जाकर? उसके ऊपर रिसर्च कैसी होगी? जब तक हम भेजेंगे नहीं तो हमें इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा कि माइक्रो ग्रेविटी में वो कितने दिन तक विथस्टैंड कर सकता है। क्या इडली जाते ही खराब हो जाएगी, या 2 महीने तक वहाँ पे ठीक रह सकती है, 1 महीने तक रह सकती है, राइट? उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, वो भी हम स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में स्पेस में भेज सकते हैं, और वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम करते ही हैं कि सेंसर्स भेज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज़ें कि मशरूम को भेजेंगे तो क्या होगा, पालक भेजेंगे तो क्या होगा, अगर हम एक क्रिस्टलाइजेशन केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा स्पेस में। तो आपकी जो भी इमेजिनेशन है उनको इस स्पेस मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया,
कि स्पेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ यूनाइट होती है। और हम बच्चों की भी बात करते हैं कि एक छोटा स्कूल का बच्चा कैसे सैटेलाइट बनाएगा, तो आज की डेट में हर एक बच्चा इतना एक्सेसिबल है, वो टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है। हर बच्चे को कोडिंग आज की डेट में आती है, हर बच्चे को सेंसस के बारे में पता है, वो अपनी साइंस की बुक्स में डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ता है जो हमारे स्पेस मिशंस में यूज़ होते हैं। तो इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आप ये बोल सकते हैं बहुत ब्राइट है और बूमिंग फील्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में। और अभी आने वाले टाइम में इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है स्पेस के अंदर। तो इसीलिए स्पेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑल्सो। इसीलिए एक आम इंसान हमेशा ये प्रश्न जरूर करता है, आपसे भी कभी करता होगा, कि हम स्पेस में इतने इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, एक आम इंसान को क्या फ़ायदा है। अगर हम एक आम इंसान है, कॉमन मैन को क्या उसका फ़ायदा, तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही कॉमन इंसान को है। आज एक किसान है, उसको नहीं पता कि कल बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसी ऐसी ऐप्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आज से एक हफ्ते बाद क्या होगा, फ्लड कब आएंगे, राइट। और जीपीएस है आज हमारे पास, हिंदुस्तान ने खुद का जीपीएस डेवलप कर लिया है, तो हमें यहाँ से दूसरी पोजीशन पे जाना हो, हम जीपीएस यूज़ करते हैं, वो भी स्पेस है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं पे फ्लड आ जाता है, सबसे पहले इसरो सामने आता है कि आपको बताता है कि उस एरिया का क्या हाल है। तो अगर इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज ही नहीं होंगी तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेंगी। तो अगर हमें अपनी इंडिया की इकॉनमी को भी डेवलप करना है तो स्पेस मिशंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो उसी में हमारा भी एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है जो हम 30 दिसंबर को इसरो के PSLV C60 मिशन में भेज रहे हैं। एक छोटा सा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, आई एम श्योर कि वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उसका जो डेटा आएगा। और उसके साथ साथ इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं स्पेस की फील्ड में। वही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि दूसरे भी मोटिवेट हों और स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की फील्ड में कुछ बढ़कर काम करें। और जितनी भी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ 100% मेड इन इंडिया है, इंडिया में हम बना रहे हैं। पहले हम निर्भर होते थे कि चाइना से कुछ मंगवाएं, USA से कुछ मंगवाएं, तो अब हम जितने भी पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो सभी को इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, ताकि एक तो उसकी जो प्राइसिंग है, कॉस्ट है, वो भी लो कॉस्ट हो जाए और जो मिशंस हैं वो भी इम्पैक्टफुल मिशंस हों। आर्टिफिशियल रेन का क्या है इसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल रेन कहाँ की जा रही है, जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए सूखा पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल रेन, जैसे आपने एग्जांपल दिया होगा दुबई का ही, दुबई में बारिशें बहुत कम आती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीनरी करने के लिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की गई, जिसमें कुछ उन्होंने क्लाउड सीडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जिसकी मदद से उस स्पेसिफिक रीजन में कुछ टाइम के लिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाएगी, जिससे उनकी जो ग्रीनरी की जो चीज़ें हैं वो उनको वेजिटेशन में हेल्प करेगा और सिटी की जो लाइफ ग्राउंड वाटर को राइज करेगा। तो बेसिकली जो स्पेस है उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो कि डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे आने वाले टाइम में सूखा पड़ रहा है, लैंड की कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, टेरेन्स कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी आउटपुट लेके देन दिस कंट्रीज़ लाइक दुबई और काफ़ी दूसरी कंट्रीज भी कर रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करके एंड दे यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड सीडलिंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल रेन। इंडिया में कब ये नॉर्मल वे में पीपल स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल? इट विल डिपेंड अपॉन द रीजन। लाइक अगर आप देखें तो इंडिया में अभी कुछ रीजन्स में ऑलरेडी वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट हाँ, क्योंकि बिकॉज देयर इज थिंग लाइक इफ़ यू हैव सीन द न्यूज़ ऑफ दुबई, दे हैव क्रिएटेड द आर्टिफिशियल रेन, बट उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो फ्लडेड सिचुएशन भी क्रिएट हो गया। सो हर एक चीज़ का प्रोज भी है, कॉन्स भी है। सो वी हैव टू मेक एंश्योर कि अगर हम आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उस लोकेशंस पे वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी कि हम ये ऐसी सिचुएशंस को भी कंट्रोल कर पाएँ। राइट नाउ आई डोंट थिंक कि इंडिया भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी नियर फ्यूचर में सोच रहा होगा, बिकॉज इन द फ्यूचर वी ऑल्सो नीड दिस, बट राइट नाउ आई थिंक आवर मॉनसून एंड it is sufficient to provide the successful rain water among India.